Today's topic of discussion is new in the GINA guideline. GINA is basically Global Initiative for Asthma. ठीक है, 2023 की जो न्यू गाइडलाइंस आई थी ब्रोंकियल अस्थमा के ऊपर, अडल्ट्स में भी है, किड्स में भी है, तो हम लाइकली अडल्ट्स के ऊपर ही रहेंगे, किड्स को ज़्यादा नहीं तंग करेंगे। जीना बेसिकली डब्ल्यू और NHLBI ने 1993 में ये बनाई थी, और मेन एम यही था कि अवेयरनेस अबाउट एस्थमा, इसकी प्रिवेंशन, मैनेजमेंट और थ्रू ए कोऑर्डिनेटर वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हम की जाए। ठीक है, प्रेजेंटेशन बड़ी है, मैं सिर्फ मेन पॉइंट पे आऊँगा जो हमें चाहिए। ठीक है ना, बाकी मैं स्किप आउट ही करूँगा सारी चीज़ें। अच्छा, फिनोटाइप्स और एंडोटाइप्स का आप लोगों को पता होना चाहिए, वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं। फिनोटाइप्स क्या होती हैं जी, पता है किसी को? हाँ, फिनोटाइप बेसिकली फिजिकल अपीयरेंस, एक साइन सिम्टम्स जो आपकी है। एस्थमा ना डिफरेंट तरीक़ों से आता है। कई पेशेंट्स होते हैं ओबीस, उनके ऊपर एस्थमा होता है, और कई पेशेंट होते हैं एटोपिक, जिनको फेमिलियर कहते हैं। तो ये इनकी फिनोटाइप्स हैं। एस्थमा विद ओबेसिटी हम कह देंगे, एटोपिक कह देंगे। तो इसको ये फिनोटाइप्स है, डिफरेंट फिनोटाइप्स होती हैं कि फिजिकली साइन सिम्टम्स के साथ एक पेशेंट किस तरह से आ रहा है, क्लस्टरिंग किस तरह से है उनकी। तो इनको हम कहते हैं एस्थमा फिनोटाइप्स, और ये कॉमन ही है। एलर्जिक जिसको एटोपिक भी कहते हैं, नॉन एलर्जिक जिसमें आपका नॉन यूसिनोफिलिक आता है, न्यूट्रोफिलिक एस्थमा जिसमें आता है। ठीक है ना, फिर एक अडल्ट ऑनसेट, लेट ऑनसेट ब्रोंकियल एस्थमा होता है, और एक इसी तरह एस्थमा विद परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन होती है, जिसमें आप हर चीज़ ट्राई करते हैं लेकिन वो आपका परसिस्ट करता है, और ये एस्थमा विद ओबेसिटी। तो ये 5-6 फिनोटाइप्स हैं, और भी आप बना सकते हैं। अगर आपको एक फिजिकल अपीयरेंस एक क्लस्टर ऑफ पेशेंट्स में मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से फिनोटाइप कर सकते हैं। एंडोटाइप क्या होती है? ये तो फिनोटाइप है, इसी के अंदर इसका जवाब है। एंडोटाइप बेसिकली कहते हैं कि उसको बेसिक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे अब आप फर्स्ट टू को उठा लें, एलर्जिक एस्थमा और नॉन एलर्जिक एस्थमा, इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या है। मिसाल के तौर पे अब एलर्जिक में आपको पता है ईओसिनोफिलिया होता है आपका, ठीक है ना। तो ये ईओसिनोफिलिक, इसको हम कहते हैं T2 हेल्पर सेल्स की वजह से होता है। तो इसकी एंडोटाइप T2 हेल्पर सेल्स की, इसका अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कौन से सेल मीडिएटर इसको इफेक्ट कर रहे हैं। और नॉन एलर्जिक जो है वो न्यूट्रोफिलिक होता है, T1 हेल्पर सेल होता है। तो ये दोनों है, तो इसकी दो एंडोटाइप्स हैं, T1 और T2 हेल्प। और इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर आपका असर आता है। जब आपकी T2 ईओसिनोफिलिक या एलर्जिक अस्थमा होता है, उसमें स्टीराइड्स का रोल है, और नॉन एलर्जिक में स्टीराइड्स का रोल है लेकिन कम है। और उसके अंदर आपके पास फिर एक ऐसी एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं जो आपको पता भी होगी, अगर आपको पता है, जो नॉन एलर्जिक जो हम न्यूट्रोफिलिक में देते हैं, जिसका रोल है उसको कंट्रोल में, पता है नाम, आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, अजिथ्रोमाइसिन का रोल, ठीक है ना। तो उसमें चूंकि वो न्यूट्रोफिलिक है, प्रेजेंट वो एस्थमा के साथ ही करेगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म और है, उसकी ट्रीटमेंट और हो जाती है। ठीक है, तो डायग्नोसिस तो आप सबको पता है, डेफिनेशन सबको आनी चाहिए। जीना की डेफिनेशन है वो सबको आनी चाहिए, ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन पूछते हैं आपसे। तो इसमें बस आपने मेन देखना है कि वेरिएबल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगी और वेरिएबल एक्सपिरेटरी एयर फ्लो लिमिटेशन होंगी। वेरिएबल से मुराद ये कि अभी बिल्कुल ठीक होंगे, घंटे बाद आपके पास ER में प्रेजेंट करेगा वीज हो रही है और सारी साइन एंड सिम्टम्स आपकी आ रही होंगी। ठीक है सर, ये आगे। तो ये इसके ब्रोंकियल एस्थमा की जो मेन आपने याद रखनी है ना, वो क्या है, इट इज वेरिएबल। वेरिएबल सिम्टम्स हैं, बीच में गुड डेज भी आएंगे, बीच में आपके बैड डेज भी होंगे। तो जब एक पेशेंट आपको वेरिएबल देगा ना कि मुझे रात को सांस उखड़ा था, और जब सुबह आप देख रहे हैं चेस्ट क्लियर है, सेचुरेशन ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि इसको ब्रोंकियल अस्थमा नहीं है, उसको लाइकली होगा। क्योंकि जब आपकी सिम्टम्स आएंगी उसी वक्त आपकी चेस्ट में भी फाइंडिंग होगी। आप उनसे पूछेंगे जब खांसी रात को हो रही थी तो आपको वीज तो नहीं थी साथ, वो आप कहेंगे कि वीज थी, तो लाइकली उसको उस वक्त एपिसोड हुआ है, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल है और शॉर्ट टर्म है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे फिर ये परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, डायग्नोसिस इसका किस तरह से बनाना है, बाकी चीज़ें मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा, ये एक पेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्पेशली जो सेकंड है ना, द फॉलोइंग फीचर्स डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आर ड्यू टू एस्थमा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेशेंट आपके पास ER में आएंगे जो आपको लगेगा कि ये एस्थमा है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट एस्थमेटिक्स। आपने ऊपर वाली सिम्टम्स देखनी है, वो ही है कि मोर देन सिम्टम्स है, वेरिएबल है, वायरल इन्फेक्शन से हो जाती है, टाइम के साथ सेवेरिटी इसकी वेरी करती है। नीचे जो चीज़ें हैं ना, ये सबको आनी चाहिए, जिसमें आपको लगेगा कि एस्थमा है लेकिन वो नहीं होता। एक तो अगर क्रोनिक प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम हो, तो आपने फिर क्या सोचना है, COPD या ब्रोंकाइटिस की तरफ सोचना है, इस्तेमाल अनलाइकली हो जाता है। आइसोलेटेड कफ है और कोई सिम्टम्स नहीं है, फिर भी आपने सोचना है। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ पेशेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा, जिसमें सिर्फ कफ के साथ आते हैं,
वो आपको कहाँ से कंफर्म होगा फिर? जो कफ वेरिएंट एस्थमा होगा ना, वो बेसिकली आपने फिर स्पाइरोमीट्री और ब्रोंकोडायलेटर के ऊपर कंफर्म करना है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसी तरह से कई पेशेंट्स आपके साथ आएंगे जो कहेंगे कि सांस फूलता है, अमूमन यंग फीमेल्स आती हैं और नाइट पे ज़्यादा आती हैं, सांस फूलता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और टिंगलिंग सेंसेशंस आपकी पेरिफेरी में होती हैं, ये किस क्या शो करता है डायग्नोसिस? हाइपर वेंटिलेशन, जिसको न्यू नाम क्या है? डिसफंक्शनल ब्रीदिंग कहते हैं उसे, ठीक है ना। तो ये भी आपने रख, इसमें आसान सा क्या तरीका है, एक सीरम कैल्शियम करा लेके बीजीज कराने रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में होगा, चेस्ट में कोई फाइंडिंग नहीं होगी, पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होगा लेकिन चेस्ट में कोई आपकी फाइंडिंग नहीं होगा। याद रखनी है कि अगर आप ब्रोंकियल एस्थमा सस्पेक्ट कर रहे हैं और पेशेंट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और चेस्ट में वीज वगैरह नहीं है, सेचुरेशन उसकी ठीक है, तो वेरी अनलाइकली है कि ब्रोंकियल एस्थमा है, ठीक है ना। फिर आपने वो डायग्नोसिस सोचना है। चेस्ट पेन के साथ कई पेशेंट आ जाते हैं जी, बहुत शदीद चेस्ट पेन है, तो चेस्ट पेन भी वेरी अनलाइकली सिम्टम्स में से होता है, अनलेस कि आपका न्यूमोथोरक्स हो जाए ब्रोंकियल अस्थमा के साथ। फिर कई पेशेंट्स आते हैं जो एक्सरसाइज इंड्यूस डिजनिया विद नॉइजी इंस्पिरेशन के साथ आते हैं, ये क्या है डायग्नोसिस आपका? सॉरी, एक पेशेंट है जो कहता है मैं थोड़ा सा चलता हूँ मुझे सांस फूलना शुरू हो जाता है और मुझे तो सांस लेने पे भी सीटी की आवाज़ आ रही होती है, एस्थमा की स्थिति है लेकिन ये अस्थमा नहीं है, क्या होता है इसे, क्या कहते हैं? एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। और इसी की जब आप ज़्यादा पेशेंट इसको लेना शुरू कर देते हैं तो हम फिर वीसीडी कहना शुरू कर देते हैं, वोकल कार्ड डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो गया और इसकी ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है एस्थमा से। और इसमें भी आप किस तरह रूल आउट करेंगे? कई पेशेंट्स होते हैं जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा के साथ भी आते हैं, थोड़े से चलते हैं दमा हो जाता है, वो किस तरह से डायग्नोज करेंगे आप? इसी के अंदर इसका जवाब है। थोड़ा सा चलाएंगे, स्पायरोमीट्री करेंगे, आपको ब्रोंकोडायलेटरी रिवर्सिबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी, सिंपल सा तरीका है। वो प्रोवोकेटिव टेस्ट होते हैं, हिस्टामिन चैलेंज वगैरह, वो करने की ज़रूरत है ही नहीं है, सिंपल उसको थोड़ा सा उसी वक्त चलाएं फिराएं, साथ ही वो जब लगे उसको सांस फूल हो रहा है उसको क्या स्पायरोमीट्री में फूंक मार दें, आपको ब्रोंकोडायलेटर ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगी, ब्रोंकोडायलेटर करेंगे और रिवर्स होगा, तो वो एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स आपको लगता है अस्थमा लेकिन वो अस्थमा होता नहीं है। अच्छा, ये इसका बड़ा लॉन्ग सा एल्गोरिदम है कि किस तरह से पेशेंट आएगा, आपने किस तरह से उसको आगे लेके चलना है, ये आपके मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि हम आगे जाएंगे। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि वेरिएबल रेस्पिरेटरी सिम्टम्स विद वेरिएबल एयर फ्लो लिमिटेशन होगी तो किस तरह से करनी है, उसमें क्या करनी है आगे चीज़ें, ठीक है ना। ये थोड़ी सी आपसे ज़्यादा इसलिए मैं इसको स्किप ही कर रहा हूँ। हमने मेन आज जो बात करनी है ना, वो जीना की जो न्यू गाइडलाइन आई है उसके ऊपर ज़्यादा करेंगे। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए आपने क्या करना है पेशेंट की? हिस्ट्री, एग्जामिनेशन नहीं, हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे उसका, और फिर उसके बाद स्पायरोमीट्री विद ब्रोंकोडायलेटरी रिवर्सिबिलिटी करेंगे, और उसमें कितनी ब्रोंकोडायलेटरी रिवर्सिबिलिटी हो तो 12% या 200 ml आपकी किस में, FEV1 में। और अगर पीक एक्सपिरेटरी फ्लो देख रहे हो फिर 20, पहले 15 था 20, वो अभी इसमें इन्होंने 20 लिखा हुआ है उसके बाद, ठीक है ना। ग्रेटर देन 20 इंक्रीज इन PF 15 मिनट्स आफ्टर 2 पफ साल्ब्यूटामोल, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ना ये बस एक थोड़ी सी स्लाइड देख लें, ये अगर आपको समझ आ जाएगी, आगे जो हमने मेन जिस पे बात करनी है ना वो बड़ी आसान हो जाएगी। इसके जिन्होंने दो ट्रैक दे दिए, ट्रैक वन जो है वो प्रेफरेबल है और एक ट्रैक टू है जो पुराना है, जो मिलता जुलता पुराने से ही है, जो हम आप लोगों को सबको आपकी डेविडसन वगैरह में भी मिलेगा। ट्रैक वन बेसिकली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टेप 1 से 5 तक बनाए हैं, स्टेप 1 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने उन पे एक पेशेंट प्रेजेंट करा है, आपको क्या पता किस पे आपने क्या स्टार्ट करना है। वो दो दो चीज़ें आप पूछेंगे, आपको पता हो जाएगा कि आपने स्टेप 4 पे जाना है, आपने स्टेप 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो ट्रैक वन इज प्रेफरेबल, और इसमें बेसिकली उन्होंने क्या कह दिया जी कि आपने लो डोज ICS इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड विद फार्मिट्रोल देना है। 1 2 में एज पर नीडेड भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मिट्रोल का आपको पता है कि ये शॉर्ट एक्टिंग भी है और ये लॉन्ग एक्टिंग भी है। पहले हम क्या यूज़ करते थे, वेंटोलिन यूज़ करते थे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। उसके साइड इफेक्ट्स भी आगे बताएंगे क्यों उसको निकाला गया है, और वो इसलिए उसको कम कर दिया गया है कि वो आपको थोड़ा सा इंस्टेंट रिलीफ देता है लेकिन आपके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं करता। तो ये बेसिकली एक मार्ट थ्योरी थी, मेंटेनेंस एंड रिलीवल थेरेपी, ये उसके ऊपर फिर उन्होंने इसको किया कि आप ICS फार्बिट्रोल दें। और स्टेप 3 में फिर आपने 3 में डोज बढ़ानी है उसकी, फिर 4 में और डोज बढ़ानी है, 5 में एड ऑन थेरापी देंगे, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ट्रैक 2 आपको मैंने बताया कि वो पुराने वाले जिसमें साबा या ICS साबा यूज़ करते हैं भाई, उसमें लामा है, आपने याद रखना है। फार्मिट्रोल की खूबसूरती ये है कि वो लामा भी है और साबा भी है, शॉर्ट एक्टिंग भी है और लॉन्ग एक्टिंग भी है।
तो आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपने उसके साथ तो ये नहीं कहना कि वेंटोलिन दें, जिस तरह आप पहले सिरिटाइड वगैरह जो आपका है साल्मिट्रोल यूज़ करते थे, तो उसके साथ आपको ना साल्मिट्रोल का इफेक्ट लेट आता है, तो आपको साथ वेंटोलिन वगैरह ये साल्ब्यूटामोल वगैरह देनी पड़ती थी कि इंस्टेंट रिलीफ आए और वो आगे कंट्रोल कर ले। फार्मिट्रोल में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ वेंटोलिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेंटोलिन की तरह ये इसका ऑनसेट जल्दी है, क्विक है, और बाद में इसका साल्मिट्रोल की तरह आपका इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म रहता है, ठीक है ना। अच्छा, ये ट्रैक टू बेसिकली ये आगे आपको समझ आएगा, यहाँ पे तो आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी। ये वो बेसिकली हमने बताया था जी कि साबा लोन क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, जिसके ऊपर इसको अभी उन्होंने ट्रैक टू में डाल दिया। ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं कि अब आप देखिए ना, इससे रिलीफ मिलता है। ये सेकंड पैराग्राफ पढ़िए ये वाला। रेगुलर यूज ऑफ साबा इवन आफ्टर 1 to 2 वीक इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज AHR। AHR क्या होता है? रेस्पिरेटरी जो जी पीजी कर रहे हैं क्या होता है? हाँ, एयरवे हाइपर एक्टिविटी, ठीक है ना। और रिड्यूस्ड ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट आता है। आपको पता है जितने भी ये आपके साबाज हैं इनका टॉलरेंस डेवलप हो जाती है विद यूज, तो आपका ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट भी कम होता है। और इसमें फिर देखा गया कि इंक्रीज एलर्जिक रिस्पॉन्स है। ये जो स्टडी हुई थी 2000 हैंकॉक्स में आपने आगे पब्लिश हुई थी इसमें। और इसमें ये भी देखा गया कि इसके यूसिनोफिल भी बढ़ते हैं, जो ऑलरेडी एक यूसिनोफिलिक अस्थमा की काज है। तो इस वजह से इनको ये एक दो और स्टडीज नीचे थी जिसमें ओवर यूज़ बताया गया और एक्सरबेशन मोटेलिटी ज़्यादा बताई गई साबा के यूज़ करने से अलोन, तो उसको फिर उन्होंने ट्रैक टू में डाल दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम पहले यूज़ करते थे। मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं, रिलीवर के लिए क्या करते हैं, ठीक है ना। रिलीवर में वो थे, इनिशियली हम सिर्फ रिलीवर में दो चीज़ें डालते थे, आप वेंटोलिन को डालते थे या स्टीरॉइड्स को डालते थे, ओरल स्टीरॉइड्स की बात कर रहा हूँ। और अभी उन्होंने कह दिया जी कि फार्मिट्रोल इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड के साथ ये भी रिलीवर में इंक्लूड कर दिया, जो ट्रैक वन हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस में फिर अगेन इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड्स ही थे या लाबा था, जिस तरह मैंने अभी साल्मिट्रोल और फ्लोटिकोसोन का कॉम्बिनेशन आपको बताया था, या फिर लामा। लामा क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग, तो वो करते थे यूज़, ठीक है ना। एक AIR उन्होंने नई न्यू कैटेगरी इसमें डाली है जीना 23 में, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिलीवर के तौर पे न्यू कैटेगरी के तौर पे डाला है। वो कहते हैं कि रिलीवर इनहेलर दैट कंटेन्स बोथ ए लो डोज ICS एंड रैपिड एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। और ये कौन सा कम्बिनेशन है जो अभी मैंने आपको बताया? वो कह रहा है कि एक लो डोज इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड हो और साथ रैपिडली एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर हो, ठीक है। ये जो फार्मिट्रोल के साथ जो हमने की। अच्छा, नॉन फार्मिट्रोल लाबाज इन कॉम्बिनेशन विद ICS कैन नॉट बी यूज्ड एज रिलीवर, जो मैंने आपको अभी क्या बताया, साल्मिट्रोल और फ्लोटिकासोन जो सीरिटाइड के नाम से आपने सुना होगा आता है, ठीक है ना। वो आप रिलीवर के तौर पे नहीं कर सकते क्योंकि उसका ऑनसेट डिलेड होता है। और ये मार्ट थेरेपी जो अभी आपको मैंने बताई थी, सिंगल मेंटेन, इसको स्मार्ट भी किसी ने कहा, वो नीचे लिखा हुआ है सिंगल मेंटेनेंस एंड रिलीवर थेरेपी, वो जो है DPI के साथ ही, ये मार्ट जो इसके साथ यूज़ की गई है। अच्छा, ये बस आज हमने सिर्फ ये करना है, आगे चीज़ें हम नहीं करेंगे। मेन जिसको ये आ गया ना ट्रैक जो भी है, अब आप इसको देखेंगे ना, तो जो ट्रैक वन है जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना, इसमें अब आप देखिए स्टेप 1 2 को अलग एक साथ कर दिया उन्होंने। पहले स्टेप 1 अलग होता था, स्टेप 2 अलग होता था, जो नीचे अल्टरनेटिव ट्रैक 2 में दिया हुआ है वो प्रेफरेबल नहीं है। ये ज़्यादा वही है जो हम पहले यूज़ करते होते थे। स्टेप 1 में आपने पेशेंट को किस तरह स्टेप 1 में कैटेगराइज करना है, आपने उसकी सिम्टम्स देखनी है, डिस्निया की, वीजिंग की, कफ की। अगर वो लेस देन 4 to 5 डेज अ वीक है, वो कहता है कि 2 से 3 दिन हफ्ते में होती है, तो ये कौन से स्टेप में जाएगा? इसको आपने स्टेप 1 2 की ट्रीटमेंट पे डालना है। और उसमें आपका प्रेफरेबल क्या है जो मैंने बताया, एज नीडेड ओनली लो डोज इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड एंड फार्मिट्रोल के साथ, ठीक है। और अगर एक पेशेंट कहता है कि सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द डे है, मतलब 4 5 दिन से ज्यादा है एक वीक में, या नाइट पे वेकनिंग हैं, तो वो आपका स्टेप 3 में चला जाएगा, ठीक हो गया। और उसकी आपने फिर रेगुलर मेंटेनेंस इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड और फार्मिट्रोल के ऊपर रखना है, ठीक हो गया। स्टेप 3 में क्या है, मीडियम डोज है। अब ये लो डोज, मीडियम डोज, हाई डोज क्या होती है, ये भी आपको मैं मेन उसकी बताऊंगा कि आपने किस तरह। आप लोग देखेंगे कि आप मैक्सिमम पेशेंट्स को लो डोज पे रखते हैं और उसके ऊपर एस्थमा कंट्रोल नहीं होता, आपको पता ही नहीं आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने इसकी डोज किस तरह बढ़ानी है, ठीक है। और पेशेंट रेफर कर देंगे पल्मोनोलॉजिस्ट, क्योंकि हमने इसका इनहेलर दिया, वो दिया, ठीक नहीं हुआ। तो आपका स्टेप 3 क्या है, लो डोज पे है। स्टेप 4 क्या है, मीडियम है। और स्टेप 5 आपका हाई डोज में भी जाता है, ठीक है। और उसमें फिर एड ऑन थेरापीज है। अच्छा, स्टेप 4 वाले पेशेंट को आपने किस तरह से करना है, अगर वो कहे कि डेली सिम्टम्स है मुझे, वॉकिंग वेकनिंग के ऊपर भी है अस्थमा, और डेली मेरी नाइट भी खराब होती है और साथ लंग फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट है,
तो ये स्टेप 4 है। लंग फंक्शन के मतलब आपके स्पायरोमीट्री के ऊपर ब्रोंकोडायलेटर, रिवर्सिबिलिटी और वो सारी ऑब्स्ट्रक्शन पैटर्न आ रहा है, तो ये स्टेप 4 में सीधा चले जाएगा। अब हमारे पास जो मैक्सिमम पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो स्टेप 4 में कर रहे होते हैं, तो आपने देखोगे हम स्टेप 4 की ट्रीटमेंट के ऊपर चला रहे होते हैं, और जो एग्जर्सरबेशन से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं वो स्टेप 5 के होते हैं आपके। वो आप उसमें वही देखेंगे कि आपने ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह और वो क्या देने हैं या नहीं देने, स्टेप 4 में आप दे सकते हैं। स्टेप 5 आपका क्या है, एड ऑन लामा है, ठीक है। स्टेप 4 क्या है, एड ऑन लामा, जो अभी हम आगे जिसके ऊपर अभी डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे। अच्छा, इसमें फिर बायोलॉजिक्स आ गए हैं, पाकिस्तान में तो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, यूके में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। यहाँ पे एक हम वो करते होते हैं एंटी आईजी ओमोलिजुमैब वगैरह, वो यूज़ करते हैं, उसका क्राइटेरिया वो पूरा हो रहा हो। अच्छा, इसी तरह फिर इसमें हाई डोज़ मैंने आपको बताया, उसकी डोज़ और बढ़ाते हैं, वो अभी आपको मैं डोज़ बताऊँगा। ये सब अभी जो लेटेस्ट प्रेफरेबल ट्रैक 1 है वो यही है, सबको इसका पता होना चाहिए। 2 इतना प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन ये आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट वही है जो आपने आपकी किताबों में पढ़ा है कि स्टेप 1 पे आप वो साबा ले रहे होते थे, वेंटोलिन वगैरह लेते थे, और आईसीएस ले लो अगर ज़रूरत पड़े। स्टेप 2 में आपने मेंटेनेंस आईसीएस लेना, ये आपने अपनी बुक्स में, मैंने तो अपने वक्त में यही पढ़ी थी नीचे, जो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। सो ये बायोलॉजिक्स ऐड किए हैं, स्लिट एक थेरापी यूज़ करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपने ये देखना कि अगर आप कर रहे हैं ना अपना ट्रैक 1 को फॉलो कर रहे हैं, अगर बीच में मिसाल के तौर पे स्टेप 3 के ऊपर हैं, वो लो डोज मेंटेनेंस के ऊपर है, रेगुलर ले रहा है, आपने मिसाल के तौर पे फोस्टर दे दिया उसको, वो सुबह शाम ले रहा है, मेंटेनेंस डोज के ऊपर, लो डोज के ऊपर है, उसको बीच में कोई इवेंट होता है अस्थमा का, तो आपने इसी को फोस्टर को ही उसे कहना है एज ए रिलीवर के तौर पे यूज़ करें। हाँ, साबा खत्म हो गया ना, फार्मिट्रोल के साथ साबा की ज़रूरत नहीं। नीचे आप करेंगे तो उसमें आपको फिर साबा लेना पड़ेगा अगर ट्रैक 2 पे रहेंगे, तो प्रेफरेबल इज ट्रैक 1। और इसमें फिर आपने ये देखना कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, आगे हम जाके देखेंगे, पहले स्टेप 4 के अंदर इन्होंने लामा को डाला हुआ था ना, अभी भी वो अल्टरनेटिव अगर हम सेकंड इसमें मजीद एड ऑन करेंगे, जिसमें आप देखते होंगे मॉन्टिल्यूकास्ट वगैरह वो देते हैं, वो उन्होंने एड ऑन थेरापीज में आगे लिखे हुए हैं, तो वो स्टेप 4 में भी लामा दे सकते हैं, लेकिन क्लासिकली आप स्टेप 5 में उसको एड ऑन करते हैं। तो ये स्लाइड ठीक है, क्योंकि इसके बाद आगे स्लाइड्स कोई नहीं है, ये सब कोई हिफज होनी चाहिए, सबको टिप्स के ऊपर होनी चाहिए कि किस तरह करनी है, ठीक है ना। अच्छा, ये वही जो अभी हमने डिस्कस किया, सारा वही चीज़ है, उसको इन्होंने अब बड़ा करके शो कर दिया कि आपने किस तरह से आगे लेके चलना है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे ना, अदर कंट्रोलर ऑप्शंस में जो आप स्टेप 1 2 पे क्या कर सकते हैं, स्टेप 3 पे क्या कर सकते हैं, स्टेप 4 पे क्या कर सकते हैं, ये स्लिट लिखा हुआ है, LRTR वगैरह और हाइडोज, ये भी कर सकते हैं। ये MCQs आते हैं आपके, IMM में भी आते हैं, MRCP के एग्जाम है उसमें भी आएंगे, और पार्ट 2 में भी आपके ये आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये ट्रैक 2 के अल्टरनेटिव्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसपे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे इस वक्त। अच्छा, ये टेबल है जो आपको बताएगा, अब आप देखेंगे आप मेजोरिटी पेशेंट्स को जब भी देते हैं ना, लो डोज के ऊपर रखते हैं। अब ये हमारे पास दो किस्म के बेक्लोमेथासोन है, DPI में, और एक है स्टैंडर्ड जो HFA में आता है, इसको हम लो डोज कहते हैं 200 से 500। अब आपको पता है कि बेक्लोमेथासोन किस डोज में आता है, मिसाल के तौर पे फोस्टर में किस डोज में आता है, पता है किसी को? फार्मिट्रोल है एक, और नहीं, फार्मिट्रोल के साथ क्या है फोस्टर में, बेक्लोमेथासोन है। बेक्लोमेथासोन की क्या डोज है उन्होंने दी हुई हमें, एक 100 माइक्रोग्राम में और एक 200 में। अगर आप 1 BD 100 वाला देते तो 200 दे रहे हैं, आप देख लें कितनी। और आप मीडियम डोज आपको जो मैंने बताई थी कि स्टेप 4 पे जाना है, तो आपकी मीडियम डोज वो कितनी बन रही है और आप कितनी देते हैं। तो ये इस तरह से आपने अस्थमा कंट्रोल नहीं होगा, तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, ठीक हो गया ना। इसी तरह ब्यूडेसोनाइड की उन्होंने बताई हुई है, ब्यूडेसोनाइड किस में आता है, ये जो हम DPI वगैरह दे रहे हैं, कॉम्बिवियर वगैरह, फार्मिगेट वगैरह, उसमें आता है। उसमें अब आप देखें, लो डोज 200 से 400 है, 400 से 800 मीडियम है, और हाई डोज 800 है। आप लोग कितनी देते हैं? मैक्सिमम। तो आप तो सबको लो डोज के ऊपर ही ट्रीट कर, मतलब आप स्टेप 3 से नहीं जा रहे होते, साथ स्टीराइड दे देते हैं, ओरल स्टीराइड दे देंगे, ठीक है ना। तो ये इसी तरह ये फ्लोटिकोसोन जो हमारे पास अवेलेबल है, साल्मिट्रोल के अंदर आता है, ठीक है, उसकी डोज देख लें। तो इसमें सिर्फ आपने एक ब्यूडेसोनाइड और बेक्लोमेथासोन, इन दो की लो मीडियम हाई डोज लाजमन याद रखते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंट यूज होते हैं। साइक्लोसोनाइड पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ पे आता था यूके में। मोमिटोसोन भी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो ये भी है कुछ। अच्छा, ये बेसिकली अब वही है जो आगे मैंने बताया था कि किस तरह स्टेप 1 से आपने स्टेप 2 पे जाना है, स्टेप 3 पे किस तरह जाना है, 4 पे किस तरह जाना है, वो बस उसी आप एक फ्लो शीट को जहन में रखें और सिम्टम्स को ध्यान में रखें जो मैंने बताई, और उसके हिसाब से आपने ऊपर जाना है, ठीक है ना।
अच्छा, ये वही अगेन उसी को हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि जो आगे आपको मैंने बताई थी कि आपने किस तरह स्टेप 3-4 में जाना है, ठीक है ना? मार्च थेरेपी तो आपको पता चल गई ना क्या होती है? मेंटेनेंस रिवीवल थेरेपी, ठीक है ना? अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे ना जो इसमें प्रेजेंटेशन में आज का मकसद है कि जीना स्टेप 4-5 में लामा को भी उन्होंने रिकमेंड किया ब्रोंकियल अस्थमा के ऊपर। आपने देखा होगा कई ब्रोंकियल एस्थमेटिक्स को ना आप लोग जब देखते हैं कि स्टेरॉयड और लावा के साथ नहीं वो कंट्रोल हो रही तो आप फिर लामा भी ऐड ऑन करते हैं। ज़्यादातर जो हम लोग प्रेफरेबल करते हैं वो ड्राई पाउडर डीपीआईस के ऊपर ज़्यादा करते हैं जिसमें टायोट्रोपियम अवेलेबल है हमारे पास। तो अभी तो ये एक लेटेस्ट हमारे पास न्यू प्रोडक्ट आई है जिसके ट्रिपरजीन फर्स्ट है पाकिस्तान में जो लॉन्च हुई है मीटरडोज इनहेलर मेट्रिम्बो के नाम से। इसके अंदर ये तीनों कॉम्बिनेशन है, तो पेशेंट्स के लिए आसान होता है, फिर इसकी डोज कैलकुलेशन बड़ी आसान है और तीनों आपको एक साथ एक ही डोज में मिल जाती हैं, तो अलग अलग से नहीं लेनी पड़ती। और दूसरा मैंने आप लोगों को लास्ट उसमें भी बताया था कि जब एग्जासर्बेशन से पेशेंट आता है ना या शदीद कफ के साथ पेशेंट आता है तो उनमें डीपीआई ना दिया करें। डीपीआई के लिए आपको ज़्यादा फोर्स वाइटल कैपेसिटी चाहिए होती है इनहेल करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब वो करते हैं ना तो सबको गले में सीधा जाके लगते हैं पाउडर और कफ स्टार्ट हो जाती है और वो उनके लिए मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। उसमें बेस्ट आपका क्या होता है एक्सरसाइजेशन में, एक तो आप नेबुलाइजेशन करते हैं जो शॉर्ट टर्म है, अगर कंट्रोल करने के लिए एमडीआई ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं उन पेशेंट्स में। तो ये मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस यही क्या जो मैंने देखा है, मैं ऐसे पेशेंट को अमूमन मीटर डोज इनहेलर से रखता हूँ और उनका रिस्पांस अच्छा आता है। और स्पेसर के साथ करें, स्पेसर से और आपकी एफिकेसी बढ़ जाएगी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो इसमें अब आप देखें तो लामा को स्टेप 4 और 5 दोनों में किया गया, जो आपका ट्रैक वन हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव जो हमने बताया था उसमें स्टेप 4 में भी उन्होंने कहा कि अगर एक पेशेंट स्टेप 4 में फॉल कर रहा है तो आप उसमें भी दे सकते हैं, स्टेप 5 में तो प्रेफरेबल है आपने देना ही देना। ये वही सीओपीडी और उसके ऊपर थी, इसको हम आगे चलेंगे। ये बेसिकली हम असेसमेंट के लिए देखते हैं, अडल्ट में भी और चिल्ड्रन में भी सिम्टम्स हैं, ये भी आप रहने दें। अच्छा, इसको एक तो हमने ये तो स्टार्ट कर दिया, फिर वापसी किस तरह करते हैं किसी को भी नहीं पता होगी। एक पेशेंट स्टेप 4 के ऊपर है मिसाल के तौर पे, मीडियम डोज स्टेरॉइड्स के ऊपर है, वापस किस तरह लेके आएंगे, कब स्टार्ट करेंगे? नहीं नहीं, वापस एक पेशेंट है वो कहता है मेरी सिम्टम्स ठीक हैं, कब उसको असेस करके आप कहेंगे कि हम इसको वापस लेके आए ना? हमारा एम इस एस्थमा कंट्रोल में क्या है, हमने पेशेंट को स्टेप 1-2 के ऊपर ही रखना है, मतलब एज नीडेड रिक्वायरमेंट के ऊपर इनहेलर यूज करें। हमारी एस्थमा कंट्रोल का जो भी एम होता है वो ये होता है। पेशेंट आपके पास स्टेप 4 में आया, अब आपने स्टेप 4 के ऊपर ही रखना है सारी उम्र, वापस भी तो लेके आना है, ठीक है। ठीक है, ये वही चीज़ें जो हमने स्टार्ट में पूछी थी। आपने एक सिंगल वर्ड यूज़ करना है कि एस्थमा कंट्रोल पूछेंगे उसका कैसा है। अगर वो बताता है कि 3 मंथ के ड्यूरेशन तक एस्थमा कंट्रोल आपका ठीक है, फिर आपने टेपरिंग स्टार्ट करनी है। होता है क्या, पेशेंट आपके पास आया, 2 हफ्ते की दवाई ली, स्टीराइड थे, वो सारी चीज़ें वो ठीक हुआ, उसके बाद वो खुद ही टेपरिंग करके अगले 2 हफ्ते बाद फिर खराब हो गया। तो मिनिमम जो जीना गाइडलाइंस है वो कहती हैं 3 मंथ पे आपने सिम्टम्स को कंट्रोल रख के फिर टेपरिंग स्टार्ट करनी है। और वो उसका रूल है 50% आप डोज कम करते हैं, एक साथ बंद नहीं करनी होती। और फिर अगर वो देखते हैं कि 50% पे 2-3 डेज में उसको फिर सिम्टम्स आ गए, आप यू अगेन गो बैक टू स्टेप 4, ठीक है। और अगर वो कंट्रोल रहता है फिर आप स्टेप 3 से इसी तरह स्टेप 2 पे और फिर 1-2 पे आप उसको कंट्रोल करते हैं। ये इसको वापस लाने का तरीका होता है जो आप सबको पता होना चाहिए। 3 मंथ है। अच्छा, इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं नॉर्मली 6 वीक के ऊपर स्टार्ट कर देता हूँ ये, लेकिन गाइडलाइंस में नहीं है, गाइडलाइंस 3 मंथ कहती हैं आपको, ठीक है ना? 6 वीक पे इसलिए कहते हैं कि हमारे एक्सेप्ट वो पेशेंट इतने अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, वो आगे कंटिन्यू नहीं करते। और फिर उसमें आपने देखना होता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिम्टम्स पुरानी होती है, क्रोनिक रेजिस्टेंट अस्थमा के होते हैं, उनमें आपको ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा अरसा भी देनी पड़ती है। और कई पेशेंट होते हैं जो रिलैप्स के साथ आ जाते हैं, फिर उसमें भी आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। कई पेशेंट फर्स्ट टाइम आते हैं, उनमें अमूमन फर्स्ट या सेकंड एपिसोड होती है, लंग फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जो मैंने आपको बताया स्टेप 3 के ऊपर होते हैं ज़्यादातर, उनमें आप थोड़ा सा रिलीव भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन में नहीं है, ठीक है ना? तो ये वही चीज़ें जो अभी इन्होंने बताई हैं, डे नाइट्स रिलीवर यूज़ और वो एक्टिविटी, ये 4 चीज़ें ही आपने उनसे अस्थमा कंट्रोल में पूछनी होती है कि डे टाइम सिम्टम्स कितनी है, नाइट टाइम अवेकनिंग्स कितनी है, आपको कितनी दफ़ा कोई भी रिलीवर यूज़ करना पड़ा है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी डिस्टर्ब है, इसके ऊपर आपकी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना? ये वही उसी तरह से ट्रैक वन है, इसको भी आगे चलने देते हैं, ठीक है ना? ये जो अभी मैंने आपको बताई है ना, रिव्यू रिस्पांस आफ्टर 2 to 3 मंथ है, ठीक है ना? तो मिनिमम 2 to 3 मंथ के ऊपर आपने रिस्पांस करके फिर आपने स्टेप डाउन करना है। अच्छा, किड्स को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सारे अडल्ट बैठे हैं यहाँ पे।
ठीक है, ये इतनी सी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। इसमें एक बस चीज़ याद रखनी है कि कोविड की साथ भी अस्थमा के ऊपर इन्होंने कुछ न्यू चीज़ें ऐड ऑन की हैं। उसमें एक तो वैक्सीन कोविड की मस्ट है इन पेशेंट्स के लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए मस्ट है, जितने भी क्रोनिक अस्थमेटिक्स हैं। और नॉर्मली आप लोग ये कहते हैं ना जी कि एक दिन में इन्फ्लुएंजा लगी है वैक्सीन, अभी आगे सीज़न हमारा आ रहा है जिसमें हम लगाएंगे, मुख्तलिफ नाम से आती है, तो वो साथ कोविड की नहीं लगानी, तो दोनों एक ही दिन में दोनों लग सकती हैं। ठीक है ना? लेकिन आपने ये करना है कि अगर एक राइट पे लगाई है तो दूसरे लेफ्ट बाजू पे लगाएंगे, एक एक लोकेशन पे अवॉइड करें। ठीक है ना? तो ये छोटी सी, इसमें कोई सवाल जवाब हो आपको, समझ आ गई ना इस्तेमाल इस तरह से करना। बच्चों वाला आपने क्यों स्किप किया, भी थोड़ा सा बता दें। बच्चों का सर फिर ये मिक्स